15 खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य का मतलब है खाना, खाना मतलब भोजन, और भोजन आप जानते हो ये हमारी मूल आवश्यकता है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा भोजन की जरूरत है ना। तो हमारे पास सीमित साधन है, साधन जो है खेत, जिसके पास इतना उतना ही, लेकिन मांग तो बढ़ती जा रही है ना भोजन की, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो फिर ये जो संसाधन है हमारे पास जिनसे हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनमें हम सुधार करके उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई खेत है, उसमें गेहूं बोया तो 10 बोरी गेहूं निकला, तो अब मांग लेकिन बाजार में बढ़ती जा रही है भोजन की। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा खेत है उसमें 10 के बजाय 15 या 12 बोरी निकले। इसके लिए हमें कुछ उपाय सोच रहे होंगे, है ना। तो इन्हीं सब बातों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। तो संसाधनों में सुधार की जरूरत क्यों है, मैंने बताया क्योंकि जनसंख्या जो आप जानते हैं बढ़ती जा रही है। कुछ और भी बातें हैं। देखिए, अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें किससे मिलते हैं, या तो कृषि से मिलते हैं, खेती करने से, या फिर पशुओं से मिलते हैं। दो चीज़ों से मिलते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कैसी है, बहुत ज़्यादा है, अतः सबको जो है पर्याप्त भोजन मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है, तो जो डिमांड है, जो मांग है, वो भी बढ़ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा हमें। लेकिन पहले से ही भारत में अत्यधिक भूमि कृषि के लिए उपयोग की जा रही है, खेती के लिए पर्याप्त भूमि भी है हमारे पास। तो हम ये चाहेंगे, और पशु भी हम बहुत पालते हैं, हमारा पहले से ही व्यवहार में रहा है, हम पशुपालन भी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बस उनकी जो उनका क्वालिटी है और क्वांटिटी है, बस वो बढ़ाइए। फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम चल रहा है, कुछ सीमा तक सफलता भी मिली है। हरित क्रांति चलाई गई थी, फसलें अच्छी हुई, और जो फसल में तो वृद्धि के लिए हरित क्रांति चलाई गई, और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। पशुओं की किस्मों में सुधार किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन, क्योंकि बहुत से लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं कुछ लोग, तो मछली का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए नीली क्रांति चलाई गई, क्योंकि मछली पानी में रहती है और पानी का रंग आकाश में ऐसे नीला नीला दिखाई देता है, तो उसको नीली क्रांति। तो हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे अच्छे किस्म के बीज बनाए, अच्छे अच्छे किस्म के जंतु, मछलियाँ, ये सब बनाए, है ना। मुर्गा मुर्गी ये अंडे खाते हैं हम लोग, और उनका मांस भी खाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे हमें कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मांस हमें कैसे मिले, ये सब वैज्ञानिकों ने इन पर काफ़ी काम किया है। तो ये जो क्रांतियाँ चली, इन क्रांतियों को प्रक्रिया में प्राकृतिक संपदाओं का अधिक उपयोग हुआ। इससे प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए। जब हम बार बार किसी चीज़ को प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी तो आएगी। तो भोजन के लिए जब हम प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो गलत है, वो ऐसा नहीं हमें करना है। तो अगर हमसे कोई कमी आई है प्रकृति में, तो उसका सुधार भी हमें ही करना पड़ेगा, है ना। तो जो प्राकृतिक असंतुलन का कारण बन गया, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी संतुलन में बनाए रखना। इसलिए खेती और पशुपालन के लिए संपूर्ण प्रणालियों को अपनाया जाना बेहतर होगा, कि हर तरीके सारी प्रणालियाँ अपनाई जाए, प्रकृति को भी नुकसान ना हो और फसल का उत्पादन भी बढ़े। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियों को भी अपनाया जाना चाहिए। मिश्रित खेती जानते हो, जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दी, होता है ना, तो एक फसल दूसरी फसल को लाभ पहुंचाती है। और अंतरा फसलीय, यानी एक पहले गेहूं बोया, फिर दाल बोई, फिर ईख बो दी, फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए, ठीक है।
इस तरह की बहुत सारी बातें वैज्ञानिकों ने हमें बताई है। कृषि तथा पशुपालन के लिए हमें इन जो युक्तियां हैं इनको काम में लेना चाहिए। केवल फसल उत्पादन बढ़ाना या गोदामों में संचित करना, फसल तो हमने बढ़ा दी थी, उसे गोदाम में संचित कर दिया, इससे ये नहीं हुआ कि हमारा काम चल जाएगा। नहीं, अच्छी किस्म भी होनी चाहिए। गोदाम में रखा है, पता लगा चूहे खा रहे हैं इसको, पर्याप्त रख रखाव भी होना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा फसल के उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही आश्रित है। ठीक है, अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। यह शरीर की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम पूरे दिन काम करते हैं, उसके लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है वो मुख्य रूप से अन्न से मिलती है। जैसे गेहूं है, चावल है या मीठी चीज़ें जो होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जैसे चीनी है, गुड़ है, गेहूं है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो हमें ऊर्जा देता है दैनिक काम करने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए कि आप सोचो मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाए। नहीं, जितना आपको लगता है कि पर्याप्त में इतना काम करता हूँ उसी हिसाब से आपको भोजन लेना है। दाल जो होती है वो उनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना को बनाने में मदद करता है, हमें स्वस्थ रखने। जो हमारे कुछ जो ऊतक टूटते रहते हैं उनको दोबारा निर्माण करने में प्रोटीन का काम आता है। तो प्रोटीन भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ हमें प्रोटीन युक्त भोजन भी करना चाहिए, जैसे पनीर है ना, और मांस में भी प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है। और जो ये सब नहीं खाते, दूध में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फल होते हैं या जो सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। विटामिन हमारी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। खनिज लवण हमारी पाचन क्रिया को अच्छा बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो हम इन सब चीज़ों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? खेती से प्राप्त करते हैं, कृषि से हमें मिलती है। ठीक है, और बहुत सारे मसाले जो हमें खेती से मिलते हैं, वो मसाले नहीं, एक तरह की दवाइयाँ। हमारे पूर्वजों ने हमें आदत डाल दी, पहले से चलता आ रहा है कि हल्दी का प्रयोग करो, मिर्च का प्रयोग करो, मसालों का प्रयोग करो। ये वास्तव में दवाइयाँ हैं जो हमने लेते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। अभी तुमने सुना भी होगा कि भाई कोरोना में काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सबका काढ़ा पिए, फायदा पहुँचाता है। तो क्या औषधि तो वही फ्री है, और इनको हम निरंतर लेते भी रहते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियाँ उनसे दूर हो जाती हैं। तो हमें सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि सब्जी में मसाले लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छा, कुछ फसलें हम ऐसी भी उगाते हैं जो पशुओं का चारा होती है, यानी पशु खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। वैसे तो हर फसल को खिलाया जा सकता है पशुओं को, लेकिन कुछ होते हैं जैसे बरसा में, अब तो यहाँ मेरे ख्याल से बोई नहीं जाती, बरसा में बोई जाती है तो थोड़ी बहुत, वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा आहार है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत तरह की हम फसल उगाते हैं। कुछ फसलें हम जलवायु के आधार पर भी उगाते हैं। जैसे यहाँ गन्ना ज़्यादा होता है तो आप किसी और प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ गन्ना नहीं उगाया जाता होगा, वहाँ गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता होगा, या चावल ज़्यादा उगाया जाता होगा, या चाय की पत्ती ज़्यादा उगाई जाती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जलवायु जहाँ की जैसी, जहाँ ठंडा है, गर्म है, या कम ठंडा कम गर्म है, उसके आधार पर भी फसलों को बोया जाता है। तो फसलों के 3 मुख्य प्रकार हैं हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की मुझे पता नहीं, एक तो खरीफ, रबी और जायद। ये आपने छोटी क्लास में भी सुना होगा। खरीफ की जो फसल है, ये फसल वर्षा ऋतु में यानी जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक बोई जाती है। इसमें धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, कपास ये आती है। फिर इसके बाद रबी की फसल शुरू हो जाती है अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद रबी की फसल कब तक बोई जाती है? ये वैसे नवंबर से अप्रैल तक। और इसमें आपका गेहूं आता है, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब आता है।
उसके बाद अप्रैल से लेके फिर जून जुलाई तक एक कम समय वाली फसलें बोली जाती है, जो सब्जी आती है आपकी, टमाटर बोल दो, तोरी, टिंडा, भिंडी, ये सब जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो तरबूज, खरबूज, खीरा ये सब उगाए जाते हैं। अब आता है फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे हो। तो आज जो मैंने आपको बातें पढ़ाई हैं इनको ध्यान से पढ़ें, और फिर कल से मैं आपको फसल उत्पादन में वृद्धि के विषय में पढ़ाऊँ। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और उसको पढ़ो आपसे।